हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे थे, तो अभी तक हमारा जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तक हमने समझा है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम सभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को समझेंगे। तो हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, मतलब आज की क्लास में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना क्या है। तो जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने पहले जाना था कि कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आती है। हमें केवल और केवल ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ होते हैं बिजनेस में, उन्हीं को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाना होता है। तो उसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सारे एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगे। ओके, तो इसमें हम कौन कौन से एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं, तो इसमें मेनली हम क्या क्या पढ़ते हैं इसे समझते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपके क्या क्या आ जाएंगे। तो सबसे पहला तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा परचेज और सेल। ठीक है, परचेज ऑफ सेल किस चीज़ का? परचेज और सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। ओके, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का परचेज या सेल करोगे तो वो। अब देखो इसमें आपने क्या कर रहे हो, आप परचेज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो। तो अगर आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? तो ये सिंपल सी चीज़ है। अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो आपको कैश उसमें पे करना होता है, मनी चुकाना पड़ता है ना, पैसे देने पड़ते हैं। तो आपके पास से कैश तो जा रहा है, तो ये जो परचेस है यहाँ पे, ये आपका आउटफ्लो है। क्या है? आउटफ्लो। और सेल मतलब होता है आप सेल कर रहे हो, तो उससे आपके पास तो पैसे आएंगे ना, और जब आपके पास पैसे आते हैं तो उन्हें हम इनफ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनफ्लो। ठीक है, परचेज मतलब होता है आउटफ्लो और सेल मीन्स इनफ्लो। ओके, यहाँ पे परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हैं। देन और इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज आएंगे? इसमें आपके आएंगे परचेज और सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसे बोलते हैं। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम बोलते हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो ये आपका एक आउटफ्लो होता है। और यदि आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है, तो ये आपका इनफ्लो होता है। ठीक है, परचेज और सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब अगर यदि आप इन्वेस्टमेंट किए हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उसमें आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो इसमें थर्ड नंबर में आपका आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। या फिर कभी कभी आपको डिविडेंड भी रिसीव होता है। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये सभी जो है वो हम आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मेनली आते हैं। जो ज़्यादा आपको इसमें मिलेंगे वो आपको मिलेंगे परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलो इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे सवाल ये होता है, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकालने बोले तो आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगा आपको क्वेश्चन में हमेशा। ठीक है, मतलब क्या मिसिंग होगा, तो आपको हमेशा परचेज या फिर सेल फिक्स्ड एसेट्स का निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा मतलब एसेट्स, जैसे आपको एक वैल्यू दिया हुआ है लाइक 20,000 रुपीज़। ठीक है, 20,000 रुपीज़ जो है वो ओपनिंग डेट का है और क्लोजिंग डेट का बैलेंस दिया हुआ है 19,000 रुपीज़। तो 1,000 बीच में क्या हो गया, तो हो सकता है कि उसमें कुछ डेप्रिसिएशन होगा और कुछ एसेट्स सेल कर दिए गए होंगे, है ना, ये दोनों चीज़ हो सकता है। तो एक आपको इसमें डेप्रिसिएशन लिखा हुआ मिलेगा और कितना का सेल हुआ है ये नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको सेल और परचेस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, मतलब ये है सीधा कि आपको इसमें क्वेश्चन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाने से पहले आपको यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो इसमें आपको दो रूल हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, रूल क्या है इसमें? दो। फर्स्ट रूल है कि व्हेन ओनली फिक्स्ड एसेट्स, व्हेन ओनली वैल्यू, यहाँ पे लिख देना वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स गिवन। ठीक है, मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू दिया रहे तब। ठीक है, और दूसरा आपका आता है कि जब क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू दिया रहे, साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया रहे। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? पूरा डेप्रिसिएशन, किसी भी मशीन का या किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का पूरे एंटायर लाइफ का डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरा जो आपका आएगा वो है व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जब केस नंबर 1 हो ना,
तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है, ओनली वन अकाउंट, और वो आपका होता है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। और व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जब आपको क्वेश्चन में दिया रहे, देखो अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान से आप देख लो, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज ही की क्लास में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ओके। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया रहे तब आपको दो लेजर बनाने होते हैं, ठीक है, दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, और ये कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका है यही फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है, जैसे मशीनरी अगर दिया हुआ है तो मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अगर दिया हुआ है तो बिल्डिंग अकाउंट, ओके। एंड जो दूसरा आपका होगा वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। तो अब जब भी आपको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाने मिले, मतलब जब भी आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसमें आपका ओनली फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू गिवन हो, तब आपको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना है। और जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन हो तब दो अकाउंट बनाना है, पहला तो होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और दूसरा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसे बनाओगे कैसे? तो सिंपल है, देखो फिक्स्ड एसेट्स आपको बनाना है, मतलब जैसे एसेट्स अकाउंट हमेशा से हम बनाते आए हैं वैसे ही बनाना है, कोई न्यू रूल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ करके डेबिट लिखोगे, क्रेडिट लिखोगे, ये आपका पर्टिकुलर्स है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर सही है, समझ जाना, ठीक है। अब देखो आपको क्लास 11th में ही पढ़ाया गया था कि हमारे जैसे कि कैपिटल हो गए वो हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, एंड ये आपको जो है ना वो अमेरिकन रूल में बताया गया था। अमेरिकन रूल में आपको पढ़ाया गया था कि एसेट्स जो है वो डेबिट बैलेंस होते हैं, वेयर एज लाइबिलिटीज जो है वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, है ना। तो ये रूल जो है आपको गोल्डन अमेरिकन रूल में पढ़ाया गया था, ठीक है। गोल्डन रूल में तो हम पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से पढ़ते थे, और अमेरिकन रूल में हम सभी यही रूल पढ़े थे, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। तो आपको याद होगा कि एसेट्स जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका डेबिट बैलेंस का मतलब है कि उसका जो बीडी बैलेंस है, यानी जो ओपनिंग बैलेंस है, वो हमेशा आपका डेबिट में होगा, ठीक है। तो एसेट्स का बैलेंस अगर डेबिट में है तो टू बैलेंस बीडी, ठीक है, बैलेंस पूरा लिखना, यहाँ पे जो भी होगा आप लिख दोगे। तो अब क्रेडिट तो इसके जस्ट अपोजिट होता है ना, तो बाय बैलेंस सीडी, जो इसका क्लोजिंग डेट बैलेंस होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट जैसे एसेट्स अगर डेबिट बैलेंस है तो अगर बढ़ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर घट रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, समझे। तो यहाँ पे अगर कोई एसेट्स आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो सेल करने से तो आपके पास से एसेट जा रहा है ना, एसेट्स के हिसाब से सोचना, कैश के हिसाब से मत सोचना। अगर कैश के हिसाब से सोचोगे तो कैश अकाउंट में आप चले जाओगे, अभी आपको कैश अकाउंट में नहीं जाना है, आप फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना रहे हो। तो इसमें आपको देखना है कि आप अगर सेल कर रहे हो तो आपके पास से फिक्स्ड एसेट्स आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है ना फिक्स्ड एसेट्स। तो जब फिक्स्ड एसेट्स जा रहा है मतलब वो घट रहा है, और घट रहा है तो उसे क्रेडिट पे दिखाएंगे। तो बाई सेल, सॉरी कैश लिखते हैं, तो बाई कैश लिखोगे, या फिर बैंक भी लिखते हैं, तो बाई कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मैं सेल लिख दे रही हूँ, ठीक है, उसका अमाउंट दिखाओगे। वहीं अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो सोचो, अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो क्या एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है ना, और कम हो रहा है तो हम इधर लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन लिख लेना, ठीक है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अगर जैसे कि प्रॉफिट या लॉस सेल हो गया, मतलब अगर आपको बेचने पर प्रॉफिट हुआ है, मान लो कि फिक्स एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्योंकि वैल्यू बढ़ाता है तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और ये प्रॉफिट होता है तब, ठीक है। वहीं इधर भी हम लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका लॉस होगा तब, ठीक है, इस तरीके से यहाँ दिखा दोगे, ठीक है। अब सेल वाला अमाउंट अगर इधर आ चुका है तो अब क्या होगा, अब दोनों साइड पे इक्वल करोगे, जैसे हमेशा करते आए हैं हम लोग, नीचे डबल लाइन, और आपका बैलेंस जो है वो डेबिट में आता है, तो ये आपका हो जाता है टू बैंक, या फिर आप कैश भी लिख सकते हो, अकाउंट, और क्योंकि ये डेबिट में आया है तो ये परचेज होता है, ठीक है। और यही परचेज का वैल्यू का यूज़ जो है वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में करते हैं, अंडरस्टैंड। अब दूसरी बात आती है इसमें, अब देखो, अब फिक्स एसेट्स अकाउंट हमें यहाँ भी बनाना है, फिक्स एसेट्स अकाउंट यहाँ भी बनाना है, तो कुछ चेंजिंग है क्या? बस थोड़ा सा चेंज होता है, क्या चेंज होता है वो अभी हम देखेंगे। इसमें आपको क्या करना होता है ना, कि जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिक्स एसेट्स अकाउंट, इधर से मेरा बनता नहीं, मैं इधर से ही बताती हूँ। तो अगर हम लिखते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट, ठीक है, तो इस तरीके से हमें बनाना होता है, ठीक है। ये डेबिट है हमारा और ये क्रेडिट है। इसमें क्या चेंज है, देखो पहले फिक्स एसेट्स अकाउंट लिख दिए, अब दूसरा मैं बनाती हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है।
ठीक है, ये आपका डेबिट हो जाता है और ये क्रेडिट हो जाता है। अब ये यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखोगे, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब भी बनाते हैं तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आप दिखाए हो ना, जो भी डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दिए होंगे जिससे आप यहाँ पे दिखाओगे, उस डेप्रिसिएशन को हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में ना दिखाकर इसमें दिखाते हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है पहले वो दिखा लो, ठीक है। तो आपको जो फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस दिया गया होगा वो आप इसे इधर दिखाओगे टू बैलेंस BD करके, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिए गए होंगे उसे इधर दिखाओगे बाय बैलेंस CD करके, ठीक है। इस तरीके से इसे मैं क्लोज कर देती हूँ एंड इसे भी मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, तो देखो क्योंकि ये एसेट्स है इसलिए इसका BD बैलेंस डेबिट में है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन तो एसेट्स नहीं है, इसका BD बैलेंस आपका इधर होगा बाय बैलेंस BD, जो भी ओपनिंग क्लोजिंग डेट का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा वो दिखाओगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस CD और अमाउंट ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में जो भी डेप्रिसिएशन दिया गया होगा करंट ईयर का, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाए हो ये करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड नहीं लिखा है ना, मतलब वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। कोई डेप्रिसिएशन आप यहाँ दिखाते हो, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन है, तो उससे आप अब इस वाले केस में फिक्स एसेट्स में ना दिखाकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाओगे डेबिट में, ठीक है। तो डेबिट में आप लिखोगे टू जिस भी फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन दिया गया होगा उसे, मान लो कि मशीनरी पे है तो टू मशीनरी अकाउंट, अगर बिल्डिंग पे है तो टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स लिख देती हूँ, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ओके। एंड मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ डेप्रिसिएशन, एंड यहाँ पे हम ऐसे डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, ओके। अब क्या होता है ना कि कभी भी आपको जो है वो फिक्स्ड एसेट्स, मतलब एसेट्स जब सेल कर तो आपको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये दो चीज़ें होती है। तो अगर प्रॉफिट हुई है तो यहाँ पे दिखाते हैं, तो सेम थिंग यहाँ भी दिखा देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर लॉस हुआ है तो इधर, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें होती है, तो आपने सेल किया है तो उसे आपको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में ही दिखाना है, बाय कैश या फिर बैंक लिखोगे और ये ब्रैकेट में सोल्ड लिख दोगे, ठीक है, या सेल लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको मतलब इसमें और दिखाने का ज़रूरत है, इतना ही चीज़ें होंगी। आप डेबिट में इसका मतलब पहले तो ये काम कर लोगे आप, यहाँ पे क्या करना है ना आपको, इसे आप डबल साइड मतलब देख लोगे, डेबिट में अधिक आएगा और क्रेडिट में बैलेंस निकलेगा, तो ये जो बैलेंस निकलेगा ना ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखाएगा, ठीक है। इसे आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी लिखा जाता है, लेकिन ये जो अमाउंट आएगा वो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, ठीक है। और ये आपका जो है वो कहाँ जाएगा, तो याद करो डेप्रिसिएशन को हम सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं, तो ये जो अमाउंट आएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको देखना है कि देखो यहाँ पे जो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट आप लिखे हो, तो ये अमाउंट जो है ये टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, इसे फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफर तो करना पड़ेगा ना, तो ये यहाँ पे डेबिट में है। डेप्रिसिएशन जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, जिसे आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में दिखाया है, जो डेबिट में है इसे अब आप ट्रांसफर करोगे, ये आपका यहाँ क्रेडिट में चला जाएगा, और इसे आप लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, समझे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप लिखी हूँ शॉर्ट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखोगे। अब अगर आप बोथ साइड्स पे ऐड करोगे तब आपका जो है वो यहाँ पे बैलेंस निकलेगा, और ये जो बैलेंस निकलेगा टू बैंक अकाउंट, और ये आपका होगा परचेज। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है। जल्दी से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अब हमें क्या करना है, देखो अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाना है, तो इसका कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है, जैसे मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही है। आपको करना क्या है कि पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, जितने भी इनफ्लोज हैं उन्हें ऐड करोगे, जितने भी आउटफ्लोज हैं उसे लेस कर दोगे, समझे, बस हो गया। अगर सेल कर रहे हैं तो क्या इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे हम उसे ऐड करेंगे, और अगर परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो उसे हम माइनस करेंगे, समझे। तो ये है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब चलो हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो दैट कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं अभी इसे क्लीन करती हूँ, ठीक है।
हाँ, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, पहले की तरह ही आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, मैं क्वेश्चन बुक में देखती हूँ। तो आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखो यहाँ पे एक बस अमाउंट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, और वो भी आपका डेट गिवन है, एक है 31 मार्च 2018 और एक है 31 मार्च 2019। 18 वाला जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर है और 19 वाला जो है वो करंट ईयर है, ठीक है, क्योंकि वो बाद वाला ईयर है, ठीक है, इसलिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि प्लांट एंड मशीनरी विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000, मतलब कि कोई भी प्लांट और मशीनरी जिसका वैल्यू 60,000 था वो 40,000 में बेच दिया गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज 1 लाख रुपीज़, और डेप्रिसिएशन भी इसमें 1 लाख दिया हुआ है। देखो जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी गिवन है वहाँ पे कोई और भी कुछ लिखा हुआ है क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लिखा हुआ है ना, मतलब ये केस 1 था हमारा, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट मतलब क्या है इसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तैयार करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे फटाफट से, ठीक है। सॉल्यूशन मैं अब करती हूँ, सिंपल है, हमें बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो जल्दी से बनाते हैं। और हाँ, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी अकाउंट आप बना रहे हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आपका वर्किंग नोट्स में जाता है, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स लिख के ही बनाना इसे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन होगा वो कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा, समझे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बीडी बैलेंस लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका बीडी बैलेंस जो है वो 18,50,000 रुपीज़ है। एंड सीडी बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी में आपका दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग डेट बैलेंस 22 लाख रुपीज़। अब इसमें आपको क्या है, देखो फर्स्ट में लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई 60,000 का प्लांट और मशीनरी था, ठीक है, इसका वैल्यू था 60,000 और बेच दिया गया 40,000 में, ठीक है। मतलब 60,000 का चीज को 40 में बेच रहे हो तो 20,000 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ भी 20,000 का जो है ना वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सेल कर रहे हो, उसे तो यहाँ दिखाना ही पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो बाई बैंक अकाउंट लिख दो, और क्योंकि आपने इसमें बेचा है तो सोल्ड लिख देना ब्रैकेट में 60,000 रुपीज़। अब आपका 20,000 का लॉस हुआ है तो लॉस को हम डेबिट में दिखाते हैं, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिख देना लॉस करके, एंड ये आपका 20,000 का लॉस हुआ है, सॉरी 60 का नहीं, आपने 40 में बेचा है तो यहाँ पे 40 लिखना, 60 मत लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट में लिखा है डेप्रिसिएशन जो है वो 1 लाख का चार्ज किया गया, तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देना 1 लाख रुपीज़। अब इसे हम जल्दी से ऐसे कर लेंगे, 22, 23, यहाँ पे 23,60,000 रुपीज़ होते हैं, एंड यहाँ पे भी 23,60,000 रुपीज़ होते हैं। इसे इसमें लेस करोगे तो यहाँ पे आपका आता है 0, 0, 0 एंड 0, 6 में 5 गया 1, 13 में 8 गया तो 5, 5,10,000 रुपीज़ यहाँ पे आपका आता है टू बैंक अकाउंट, एंड ये इधर आया है इसलिए ये परचेज आया है हमारा, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, मतलब कि पूरे इंटायर ईयर में 5,10,000 रुपीज़ का मशीनरी जो है वो परचेज किया गया। अब आपको क्या करना है, तो अब हो गया, अब आपको कैलकुलेशन करना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। तो ऊपर में हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ओके। इस तरीके से जल्दी से ऐसे बना लोगे आप, ये आपका पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है। अब देखो सेल वाले को पहले लिख दोगे जिसे जितना से भी इनफ्लो हुआ है, तो सेल करने से इनफ्लो हुआ है तो सबसे पहले लिखोगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो कितने का सेल किया गया, देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ आती है, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है, तो बीडी बैलेंस कभी भी नहीं आता है, ठीक है, और सीडी बैलेंस भी नहीं आता, मतलब बैलेंसेस नहीं आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपने बेचा, तो जिसे हम सेल करते हैं, ठीक है, तो सेल को यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक। दूसरी बात कि प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही दिखा देते हैं, प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड के नीचे, अगर लॉस है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड के नीचे दिखाते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और अगर प्रॉफिट है तो उसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के हेड के नीचे दिखाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये तो आपका ऑपरेटिंग में चला जाता है,
अब देखो डेप्रिसिएशन भी हमने ऑपरेटिंग में ही दिखाया था, तो डेप्रिसिएशन को भी ऑपरेटिंग में भेज देते हैं। मतलब यहाँ पे जो आता है वो ओनली आता है परचेज और सेल, समझे। परचेज और सेल जो रह जाता है वही हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, बाकी प्रॉफिट या लॉस ऑपरेटिंग में जाता है और डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग में ही जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना हुआ था, 40,000 रुपीज़, 40 लिख देंगे। अब इसमें हमारा क्या हुआ था, परचेज। तो परचेज को हम लेस करेंगे क्योंकि ये आउटफ्लो है, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सॉरी, यहाँ पे तो दिया हुआ है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, और ये कितने का हुआ है, 5,10,000 रुपीज़। माइनस कर दोगे, ये आपका 4,70,000 रुपीज़ जो है वो लॉस में आ गया है। तो क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो नहीं हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बल्कि यूज्ड हो गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझे। तो ये था आपका क्वेश्चन और ये है इसका सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे जिसमें कि हमारा टाइप 2 होगा, जिसमें हम दोनों अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो जस्ट वेट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेल प्रिंट लिमिटेड, ठीक है। वेल प्रिंट लिमिटेड यहाँ पे नेम है, हैज़ गिवन यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या है, मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2070। यहाँ पे मशीनरी है और उसका वैल्यू 1 अप्रैल 2017 को है 50,000 रुपीज़, मतलब ये ओपनिंग डेट बैलेंस है। एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2018, मतलब ये क्लोजिंग डेट बैलेंस दिया हुआ है 60,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन अप्रैल 1, 2017, मतलब 1 अप्रैल का, यानी ओपनिंग डेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ये है आपका 25,000 रुपीज़। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च, जो क्लोजिंग डेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 15,000 रुपीज़ है। ओके, अब क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 रुपीज़ विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 रुपीज़ वॉज सोल्ड फॉर 13,000 रुपीज़। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि एक मशीनरी जो है जिसकी कीमत 25,000 रुपीज़ थी, उस पर पूरे साल का, मतलब उस पूरे मशीनरी पे पूरा उसके जीवन का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो 15,000 का हुआ है, ठीक है, 15,000 रुपीज़ का, और उसे बेच दिया गया है 13,000 में, ठीक है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। चलो, अब हमें यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको 2 अकाउंट बनाने होंगे इसमें, और वो 2 अकाउंट क्या हैं, पे देखो। सबसे पहले तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन होगा, तो बाई बैलेंस BD लिखोगे आप क्रेडिट में, एंड ये आपका गिवन है 25,000 रुपीज़, तो 25 लिख दोगे, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस 2, बैलेंस CD दिया हुआ है आपका 15,000 रुपीज़, तो 15,000 रुपीज़ लिख दोगे, ठीक है। ओके, नाउ अब बारी है मशीनरी का, तो मशीनरी में 2, बैलेंस BD लिखोगे, तो BD बैलेंस आपका दिया हुआ है 50,000 रुपीज़, एंड बाई बैलेंस CD लिखोगे, ये 60,000 रुपीज़ दिया हुआ है। अब करना क्या है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो भी डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगा, जैसे किसी भी फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन गिवन होगा उसे आप यहाँ ना दिखा करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, देखो 15,000 रुपीज़ दिया हुआ है। देखो, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 रुपीज़ विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन 15,000 का चार्ज हुआ है मशीनरी पे, उसे आप यहाँ पे दिखाओगे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन है, ब्रैकेट में डेप लिख देती हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये अब यहाँ पे और कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आने वाला है, तो इसे आप सॉर्ट आउट करो पहले। तो 25 30 होता है, 30 के आपका हो जाएगा, एंड इधर भी 30 के हो जाएगा। अब जो बैलेंस आया है ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आता है। क्या आता है, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, लेकिन इसका यूज़ यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं होता है, बल्कि इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखा देते हैं, समझे। और BD और CD बैलेंस तो कहीं आता ही नहीं है। और रही बात ये, तो ये आपका इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये डेबिट में है तो ये अब आपका इधर आ जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। और ये आपका 15,000 है, 15,000 हम यहाँ पे दिखा देंगे। चलो, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, देखो अब यहाँ पे ये है कि एक मशीन जिसकी कीमत 25,000 रुपये थी, एक मशीन जिसकी कीमत 25,000 रुपये थी, ठीक है,
उस पे पूरे लाइफ का डेप्रिसिएशन विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 रुपीज, उस पे डेप्रिसिएशन जो है वो पूरा का पूरा 15,000 रुपये का लग गया है, ठीक है। तो 25,000 का था, 15,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब इसकी कीमत हो गई 10,000 रुपीज़। अब इसकी कीमत क्या है, 10,000 रुपये है, मतलब अब 10,000 का है ये मशीनरी। लेकिन अब आगे देखो क्या लिखा है, वॉज सोल्ड फॉर 13,000 रुपीज़। पहले 25 का था, 15 का उसमें पूरा डेप्रिसिएशन लग गया तो उसकी कीमत 10 हो गई। अब लेकिन उसे बेचा गया 13,000 में, तो यहाँ पे जो 3,000 आया, 3,000 जो एक्स्ट्रा बेचा गया, ये क्या है, प्रॉफिट है ना। तो ये प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं मशीनरी अकाउंट में, किधर, तो डेबिट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिख दोगे। कितने का प्रॉफिट हो गया है, 3,000, तो 3,000 लिख दोगे। और क्योंकि आपने सेल किया है 13,000 रुपीज़ में, तो उसे तो इधर दिखाना ही पड़ेगा ना, तो बाई बैंक अकाउंट, सेल है तो सेल लिख देना। कितने का, तो आपने बेचा है 13,000 रुपीज़ का, तो 13,000 इधर दिखा दोगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे आता है क्या, देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। तो नहीं, अब सारी चीज़ों को हमने दिखा दिया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं आता। अब दोनों साइड पे ऐड करके देख लो आपका क्या आ रहा है। तो हम देखते हैं कि डेबिट में हमारा ऐड करने पर आता है 5,6, तो यहाँ पे हमारा 88,000 रुपीज़ आता है। 88,000 इधर लिख देंगे। अब 88,000 में 53,000 अगर आप लेस करोगे 53, तो आपके पास बचेगा 5 एंड यहाँ पे 3, आपके पास 35,000 रुपीज़ बचेगा। और ये 2 बैंक अकाउंट दिखाओगे, परचेज है ये आपका, ठीक है। और ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब क्या करना है, तो अब जैसे हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वैसे ही हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बना देना है। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक हमारा वर्किंग नोट था, ठीक है। इसे वर्किंग नोट में करना ये सभी चीज़ें। तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ओके। इस तरीके से पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना। सेल जो किए हो उससे इनफ्लो हो रहा है, तो उसे पहले लिखोगे, उसे ऐड करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। आप मशीनरी को बेचे हो, कितना में बेचे हो, तो देखो बैलेंस तो नहीं आता, मैंने आपको पहले ही बोल दिया बैलेंस कहीं नहीं जाता है। अब वही बात प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वो हमारा ऑपरेटिंग में जाता है, ठीक है। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन है वो भी ऑपरेटिंग में जाता है, बल्कि सेल जो है वो हमारा इन्वेस्टिंग में आता है। तो यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट सेल जो लिखे हो 13,000 रुपीज़, उसे हम यहाँ लिख देंगे। और जो परचेज होता है वो भी हमारा इन्वेस्टिंग में आता है, लेस करना पड़ता है हमें, क्योंकि परचेज से आउटफ्लो होता है। तो लेस करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, लिख लेना, ठीक है। कितना, 35,000 रुपीज़। तो लेस कर दोगे आप इसमें, तो आपका यहाँ पे आएगा 22,000 रुपीज़ लॉस में। तो यहाँ पे भी क्योंकि लॉस आया है, अगर प्लस होता तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखते, बल्कि यहाँ पे माइनस हो गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बनाना पड़ता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर मैंने कर दिया। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। एंड हाँ, ठंड से बच के रहना, ठीक है। दैट्स वाई मैंने कैप यूज़ किया है।